देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। प्रगतिशील कन्नड़ लेखक, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और हम्पी विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति MM कलबुर्गी की रविवार सुबह हत्या कर दी गई। 2 अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। कलबुर्गी अंधविश्वास और रूढ़ियों के खिलाफ तथा मूर्ति पूजा समेत कई मसलों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। पिछले साल उन्होंने कर्नाटक के अंधविश्वास विरोधी बिल का समर्थन भी किया था। इस कारण कई दक्षिणपंथी संगठन उनका विरोध करते थे। कलबुर्गी की हत्या के कुछ घंटों बाद ही बजरंग दल के सह संयोजक भोवित शेट्टी ने ट्वीट कर कलबुर्गी की हत्या का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, पहले UR अनंत मूर्ति थे और अब MM कलबुर्गी। हिंदूवाद का मजाक उड़ाने वाले कुत्ते की मौत मरो। उन्होंने ये भी लिखा कि KS भगवान अगला निशाना होंगे। भगवान मैसूर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और वो भी अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बाद में भोवित शेट्टी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपना गुस्सा व्यक्त किया था और इसका मतलब ये नहीं है कि उनका या उनके संगठन का इस हत्या में कोई हाथ है। इसी तरह 2 वर्ष पहले महाराष्ट्र में प्रगतिशील लेखक नरेंद्र दाभोलकर और इस वर्ष फरवरी माह में वामपंथी लेखक गोविंद पंसारे की हत्या कर दी गई थी। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा ये समाज इतना असहनशील क्यों होता जा रहा है कि बेबाक विचार व्यक्त करने पर कुछ लोग दूसरों की जान लेने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इस चर्चा में मेरे साथ हैं जानी मानी इतिहासकार प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, सामाजिक कार्यकर्ता जॉन दयाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक गौहर रजा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुन्ना कुमार शर्मा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि ये जो घटनाएं हुई हैं पिछले 2 वर्षों में, पहले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या, गोविंद पंसारे की हत्या और कल कलबुर्गी साहब की हत्या, इसमें साफ तौर पर दक्षिणपंथी संगठनों का, खास करके हिंदू संगठनों का हाथ नज़र आता है और एक साहब ने तो क्लेम भी किया, बाद में वो उससे मुकर गए। आखिर ये क्या वजह है कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी को और इतना कड़ा कदम उठा देते हैं? देखिए, ये जो आरोप है हिंदूवादी संगठनों पर, ये बिल्कुल गलत है और इसमें किसी भी हिंदूवादी संगठन का हाथ नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, हिंसा को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और हिंसा को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जो एक विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति ने ट्वीट करके अपना विचार दिया, उसका ये मतलब नहीं है कि उसने हत्या कराई है। इसमें हिंदू महासभा, RSS, विश्व हिंदू परिषद, किसी का भी हाथ नहीं है। वो बजरंग दल के हैं। मैं स्वागत करता हूं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का कि जिन्होंने CID प्रूव का आदेश दिया है। तो मैं समझता हूं कि जब CID की इंक्वायरी हो जाएगी तो दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो ये मांग करूंगा कि जो इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लोकतंत्र में हिंसा को कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। विचारों की बात, इनके विचारों का विरोध हम लोगों का था, हम लोग इनके विचारों का विरोध करते थे। ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोलते थे तो उसका हिंदूवादी संगठन विरोध करते थे, लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि किसी की हत्या कर दी जाए। हत्या का समर्थन कभी भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और अब जब CID प्रूफ का आदेश दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने, तो हमें प्रूफ तक उसका इंतजार करना चाहिए, तब हमें किसी पर आरोप लगाना चाहिए। जब तक जांच आती नहीं है तब तक किसी संगठन को कटघरे में खड़ा करना, उस पर आरोप लगाना ये उचित नहीं है। आरोप हम नहीं लगा रहे। ये बजरंग दल के व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्वीट किया था और बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ किया, लेकिन और ये भी बताया कि उनका मकसद ये नहीं था। लेकिन जो लाइन थी उनकी, जो बात थी, उन्होंने कहा UR अनंत मूर्ति का नाम लिया, इनका लिया और एक साहब जो अभी जीवित हैं, मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उनके बारे में भी कहा गया कि उनको भी यही हश्र किया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि बिला वजह कह दिया गया, कहीं ना कहीं गुस्सा तो था ही। देखिए, ये हिंदू विरोधी बात करते रहते थे, भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलते थे, भारतीय धर्म के खिलाफ बोलते थे, तो हिंदूवादी संगठन इनके विचारों का विरोध करता था। और ये जो ट्वीट किया है उस आदमी ने,
इसका मतलब ये नहीं है कि उसी ने हत्या कराई है। चलिए। ये तो सीआईडी प्रूफ हो रही है, जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। मैं आता हूं उसने तो आपके अपने पास। गुस्से का इजहार मुन्ना जी, किया। आप रहिए हमारे जो साथ, विचारों की आप रहिए हमारे साथ, हम आते हैं आपके पास में। जी 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 मृदुला जी, आप इसे किस रूप में देखती हैं एमएम कलबुर्गी साहब की हत्या को? क्योंकि इसके पीछे जो एक पूरा ट्रेंड है कि वो अंधविश्वास विरोधी बिल का भी उन्होंने समर्थन किया था, अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए भी जाने जाते थे, और उसके फ़ौरन बाद जो एक संगठन की तरफ से टिप्पणी आई वो उस बात को दर्शाती है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि ये जो इस तरह का इंसिडेंट होता है जिसमें कि हत्या कर दी गई, ये एक पूरा एटमॉस्फेयर बिल्डअप होता है, पूरा वातावरण बनाया जाता है जिसमें ऐसे जो चीज़ है वो पॉसिबल होती है। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि अब उस पॉइंट पे आ गया कि इनकी हत्या कर दी गई, हमें पूरा देखना है कि किस तरीके से समाज में इस वक्त कुछ जो ताकतें हैं इस तरह का एक हवा बना रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपने पढ़ के सुनाया अभी विश्व हिंदू परिषद के लीडर बजरंग दल के लीडर का जो, अब उसमें जो हेट्रेड भरा हुआ है, अब उसमें बात ये नहीं है कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया या नहीं, ये उकसाना तो है कि नहीं। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ काफ़ी कानून है जिसके अंदर इस तरह का उकसाना, हेट क्राइम को इनकरेज करना, किसी दो कम्युनिटीज़ को में हेट्रेड बढ़ाना, वो कानून के खिलाफ है। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि हम जब यहाँ पे क्यों इनके खिलाफ जो है कानून का सहारा लेके एक्शन नहीं लेते। क्योंकि हम जो लोग बोलते हैं इस तरह तब एक्शन नहीं लेते, तो फिर वो इनकरेज होते होते वो या उनके फॉलोअर या जो उनसे इन्फ्लुएंस हुए, हो सकता है उनसे डायरेक्ट रिश्ता बिल्कुल मत हो। यहाँ सिर्फ डायरेक्ट रिश्ता इस्टेब्लिश करने की बात नहीं है कि सीआईडी बताएगी कि किसने क्या किया, वो एक बात है कि एक्चुअली कौन हत्यारा था, पर पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल एलिमेंट्स का, इतना इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आप एक तरफ तो कह दीजिए कि डेमोक्रेसी में वायलेंस को बढ़ावा नहीं हम दे सकते, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कुत्ते की मौत मरना, लैंग्वेज देखिए। तीसरे आप कह रहे हैं कि इसके बाद जो भगवान प्रोफेसर भगवान है मैसूर यूनिवर्सिटी के, उनकी बारी आने वाली है, तो बहुत ही कोई इनोसेंट होगा, कोई बच्चा भी नहीं है मानेगा कि इसमें कहीं पे थ्रेट नहीं है और इसमें कहीं अप्रूवल नहीं है। और आप ऐसे आप कहते हैं कि हम मान ले कि इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, हमें बहुत ही इनोसेंट होना पड़ेगा। बोलते रहेगा और भारतीय संस्कृति पर चोट करते रहेगा, तो कुत्ते की मौत मरने की बात कहाँ से आ गई? जी हम आते हैं इस पे, जी हम आते हैं इस पे। अभी आप बने रहिए हमारे साथ। के खिलाफ बोलते रहेगा, देवी देवताओं के खिलाफ बोलते रहेगा। मुन्ना लाल जी आप रहिए, फिर चर्चा नहीं हो पाएगी इस तरह से। आप रहिए, मैं आऊंगा आपके पास में, आपकी भी बात सुनी जाएगी। अभी आपकी बात सुनी गई, तब किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। गौर रजा साहब, 2 साल पहले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या, फिर गोविंद पंसारे की हत्या, और अब ये तीसरी हत्या। पैटर्न एक है पिछले 2 साल में, और कारण भी लगभग एक जैसे हैं। इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2 साल के अंदर जब से दाभोलकर साहब की हत्या की गई थी, तब से अब तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये 10वां वाकया है जो बड़ा है, जिसमें हत्या की गई है और उसको प्रेस ने भी उठाया है। तकरीबन 7 लोग हैं जो बांग्लादेश में, 3 लोग पाकिस्तान में, अब हमारे यहाँ 3 हो गए, तो ऑलमोस्ट 10 से 13 के बीच में लोग हैं जो मारे गए हैं जी। तो ये कहना कि हमारी भावनाएं उत्तेजित हो गई और हमने उसको कुत्ते की मौत मारने की धमकी दे दी किसी को, और दूसरे को ये कहा कि तुम्हारी अगली बारी है, ये कोई आइसोलेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं, मतलब आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तो कहीं एक जगह कुछ हो जाता। ये पूरे सबकॉन्टिनेंट में जो फंडामेंटलिज्म है, और जिसको वो बहुत गौरव के साथ कह रहे हैं अभी हमारे दोस्त कि साहब हम धमकी दे रहे हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। चुप नहीं बैठेंगे के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सभ्य तरीका कि मैं आपकी बात नहीं मानता तो मैं आपको कहूँगा कि मैं आपकी बात नहीं मानता, ख़त्म हो गई बात। दूसरा होता है कुत्ते की मौत मरवा दूंगा आपको। ये दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। गांधी के कत्ल के वक्त के ऊपर सरदार पटेल ने बहुत ही क्लियर और ख़ूबसूरत शब्दों में ये कहा था कि जो ताकतें फंडामेंटलिस्ट हैं
उन्होंने गांधी के कत्ल का माहौल पूरे देश में बनाया और इस वजह से हम उन्हें बैन कर रहे हैं जी। क्योंकि वो भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं जो कमरे के अंदर बैठ करके इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो ट्वीट करते हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि उन्होंने नहीं मरवाया। जी। वो कह तो रहे हैं उन्होंने नहीं मरवाया, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि उन्होंने नहीं मरवाया, वो इस साजिश में शामिल नहीं है। ये तो दूध का दूध पानी का पानी तो बाद में होगा। जी। आज मुझे यकीन नहीं है कि वो लोग ठीक जो है। इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं वो सीधे तरीके से शामिल नहीं है। जॉन दयाल साहब, जैसे दाबोल करके कत्ल के वक्त के ऊपर मिठाई बांटी गई, पंसारे के वक्त, ये सारे लोग शामिल हैं और मैं इनको समझता हूं कि ये मुल्क में माहौल बना रहे हैं शामिल होने का। ठीक। जॉन दयाल साहब, देखिए, पहले तो मैं बात करना मांगता हूँ कि ये क्या भारतीय कल्चर की आप बात करें। भारतीय कल्चर है किसी इनोसेंट आदमी को गोली मार देना, किसी हमारी उम्र के लोग बुजुर्ग को गोली मार देना, ये भारतीय सभ्यता है क्या? नहीं है। कि यहाँ पे दो अलग ट्रेंड्स हैं जो इकट्ठे आ जाती हैं और आदमी मर जाता है। एक ट्रेंड है जिसको हम कह सकते हैं धार्मिक राष्ट्रीयता, रिलीजियस नेशनलिज्म, बहुत तेज़ी से पनप रहा है। सरकारें लोग उसके ऊपर बना रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। दूसरा है साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक इंक्वायरी को एकदम बहा दिया गया है। रिफॉर्म्स की किसी भी धर्म में, चाहे इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो या बुद्धिज्म हो या मेरा खुद धर्म ईसाई धर्म हो, अंदर की इंक्वायरी, अंदर का डिसेंट, अंदर का जो आगे बढ़ने का है, रिफॉर्म्स हैं, उसे विचार खत्म करने का है, वो खत्म हो गया है। ये दोनों चीज़ें देश के लिए, कल्चर के लिए, सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही खराब हैं। और इनमें जिसको आप दक्षिणपंथी कहते हैं रिलीजियस नेशनलिज्म, जहाँ पे धर्म, देश, इज्जत, कल्चर एक हो गया है, वहाँ पर हमको सभ्य समाज को, गवर्नमेंट्स को, प्रोफेसर ने अभी बताया कि कानून है 295 है, 153 है, अब 120 है। खून का तो 300 दफा बहुत बच्चा जानता है। यहाँ पर आप कोई और कांड होता है, 15 मिनट में आप बता देते हैं फला देश से आदमी आया, फला धर्म का था, फला राजनीतिक गिरोह का था, कैसे आया, कौन आया। और यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा। अभी पिछले दो जो आपने कांड बताए मशहूर, हमारे खुद पर्सनल दोस्तों में से हैं वो लोग। जी जी जी, अभी तक पता नहीं लगा कि मैं आता हूँ आपके पास में। मधुकर उपाध्याय साहब, ये क्या महज कुछ घटनाएं हैं या इसके पीछे कोई डिज़ाइन आप देखते हैं? और क्या हम इतने असहनशील हो गए हैं, हमारा समाज, भारतीय समाज, कि उसमें किसी के कुछ कह देने पर, विचार रख देने पर उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है? फिर ये तो तालिबान संस्कृति और जो ISIS कर रहा है सीरिया में, उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता? देखिए, दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा मैं। एक तो ये कि इसको आइसोलेटेड इंसिडेंट बिल्कुल नहीं माना जा सकता, ये नहीं है जी। क्योंकि आपको एक तरीका, एक तरतीब दिखाई देती है उसमें, और वो तरतीब आप कितना भी उसको नेगेट करने की कोशिश करें और पीछे हटने की कोशिश करें, वो जाता नहीं है कहीं, वो साफ नज़र आता है। और ये उसकी तफ्तीश करके और उसकी CID इंक्वायरी करके वो पता लगाने की ज़रूरत शायद पड़ेगी, ये मालूम कर हो कि कौन था असल आदमी जिसके हाथ में बंदूक थी और जिसने गोली चलाई। लेकिन ये जो तरतीब है ये साफ साफ नज़र आती है। एक दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि जैसे अभी वो कह रहे थे शर्मा जी कि हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के खिलाफ वो बोलते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति कहाँ तक है, इसका विस्तार कितना है? उसमें सिर्फ आप हैं या बाकी जो देश में और लोग रह रहे हैं वो भी उसमें शामिल हैं? क्योंकि ये जिस तरह के, अगर ये आप इनकी बात करते हैं तो ये वीरशैव थे, ये लिंगायत समुदाय के थे, वीरशैवाइट थे, और वीरशैव हमेशा से खड़े रहे। जो इनके सबसे बड़े जो इनके लीडर थे जिन्होंने सब कुछ किया, वीरशैववाद खड़ा किया, बसवन्ना, उनको खुद ही मार दिया गया था सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की की शादी एक दलित से करा दी थी। और ये 900 साल पहले की बात है, यानी 900 साल में हिंदुस्तान जहां था वहीं है, और आप उतने ही असहनशील हैं दूसरी राय सुनने के बारे में। आप कतई कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि जो हमने कह दिया वही धर्म है, जो हमने मान लिया वही संस्कृति है, बाकी कुछ है ही नहीं है। बल्कि सहनशीलता वाले मुद्दे पर तो मैं ये कहूँगा कि असहनशील होना छोड़िए, मुझे दुख अगर है तो इस बात का है कि समाज इतना क्यों सह रहा है इसको, वो क्यों नहीं उठ के खड़ा होता, वो क्यों नहीं विरोध करता, इसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? जी, इस वक्त मुंबई से फोन लाइन पर हमारे साथ
जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता राम पुनियानी जी जुड़ गए हैं। राम पुनियानी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये MM कलबुर्गी साहब की जिस तरह से कल हत्या हुई है और पिछले 2 वर्षों में पहले नरेंद्र दाभोलकर साहब और गोविंद पंसारे साहब की भी हत्या इसी तरह से हुई थी, किस रूप में देखते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? जी, इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये हत्याओं में एक विशेष प्रकार का पैटर्न दिखता है आपको जी। ज़्यादातर हत्याएं सुबह हुई हैं, मोटरसाइकिल सवार वालों ने की हैं, और एक मोटरसाइकिल पे आता है, दूसरा गोली चलाता है, तीसरा इन तीनों व्यक्तियों को पहले धमकियां मिली थी। नंबर तीसरी बात जो है, ये तीनों व्यक्ति अंधश्रद्धा के विरोध में काम कर रहे थे, और इसमें खास तौर से कलबुर्गी जी ने जो कर्नाटका में अंधश्रद्धा के विरोध में जो कानून आने वाला था जी, उसका उन्होंने समर्थन किया था। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जो UR अनंत मूर्ति जी ने जो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास का जो विरोध किया था, कलबुर्गी जी ने उसका भी समर्थन किया था। तो ये सब चीज़ों से वहाँ की जो दक्षिणपंथी मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली ताकतें हैं, वो ज़्यादा इनसे खफा थी, इनसे नाराज थी। तो उसके प्रतिक्रिया में ये तीनों प्रकार की हत्याएं हुई हैं। जी, आप रहे हमारे साथ राम पुनियानी जी। मैं आता हूँ आपके पास। मुन्ना कुमार शर्मा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन रहा हूँ। जी, आपसे सवाल किया गया था कि सुन रहा हूँ। जी, आपने जिस भारतीय संस्कृति की, हिंदू धर्म की बात की थी, तो उसकी व्याख्या वही है जो सिर्फ आप करते हैं या इसके आगे भी कुछ है? नहीं, देखिए, ये 80% आबादी यहाँ हिंदुओं का है इस देश में, और ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ और भारतीय संस्कृति के खिलाफ लोग लगातार बोलते रहें तो लोगों में गुस्सा तो हो ही जाता है। ये इस हिंसा का और इस हत्या का समर्थन नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं करेगा। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाता है जी। लेकिन अगर आप किसी के संप्रदाय के बारे में, किसी के देवी देवता के बारे में, किसी के पूजा पद्धति के बारे में अगर लगातार आप टिप्पणियां करते रहिएगा तो ऐसे लोगों को गुस्सा आ जाता है और इस तरह की घटनाएं हो जाती है। ये इनको कोई अगर किसी को मूर्ति पूजा में विश्वास है तो इनको क्या अधिकार है उसको क्रिटिसाइज करने का। किसी को अपने देवी देवता में विश्वास है, वो उनकी मूर्तियों की पूजा करता है, अपनी देवी देवताओं का, उसका विरोध करने वाले ये लोग कौन होते हैं? आपने बिल्कुल सही बात कही मुन्ना जी, लेकिन सवाल ये है, एक तरफ तो आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप कानून के राज की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ सजा भी आप ही देना चाहते हैं, और आप उसे बहुत सरल तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि गुस्सा आता है, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। नहीं, सजा हम लोग नहीं देना चाहते हैं जी। हम लोग, देखिए, हम लोग सजा नहीं देना चाहते हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से और कानूनी तरीके से ही लड़ते हैं। लेकिन आप अगर किसी के विश्वास पर, किसी के संप्रदाय पर, किसी के पूजा पद्धति पर अगर आप लगातार आक्रमण करते रहिएगा तो ये यहाँ पर 100 करोड़ आबादी वाला ये देश है, यहाँ 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, तो उसमें से किसी आदमी को गुस्सा आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो एक तरह से आप जस्टिफाई कर रहे हैं। इसमें किसी हिंदूवादी संगठन तो मेरा भी देश है भाई का हाथ नहीं होगा और CID जांच कर रही है, CID कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है, आप रहे हैं हमारे साथ, मैं आता हूं फिर आपके पास। जी, अभी जो स्टेटमेंट दिया गया है मैं उसको अपने लिए इसलिए धमकी की तरह से लेता हूं कि मेरा किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है जी, और मैं बहुत सारी ऐसे अंधविश्वासों को बेवकूफ़ी समझता हूं, एंटी साइंस समझता हूं, एंटी साइंटिफिक टेम्पर समझता हूं। तो जो कुछ मुन्ना जी ने अभी कहा है वो सीधी धमकी है मेरे जैसे लोगों के लिए कि मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं अंधविश्वास को अंधविश्वास कहूं, मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि साइंस को साइंस कहूं, मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं भी यहाँ रह करके ये कह सकूं कि तुम गलत कर रहे हो। जी, हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी धमकी दी जा रही है मेरे जैसे एक आदमी को। और अगर ये टेररिज्म नहीं है तो कुछ भी टेररिज्म। जी गौर जी, एक मिनट, तब फिर टेररिज्म की परिभाषा ही कुछ गड़बड़ है। ये बाकायदा टेररिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है, और हिंदू धर्म की एक महान प्रथा रही है जी, शुरू से। कम 2000 साल की हिस्ट्री में तो रही है, रिफॉर्म मूवमेंट आते रहते हैं जी। हिंदू धर्म में रिफॉर्म मूवमेंट्स आते हैं, बल्कि हर धर्म में रिफॉर्म मूवमेंट्स आते हैं जी। और क्या रिफॉर्म मूवमेंट जो भी लाता है जी, स्वामी विवेकानंद भी तो थे,
हर रिफॉर्मिस्ट को आप गोली मार देंगे क्या और उसको जस्टिफाई करेंगे? मृदुला जी, हमारा आज का जो चर्चा का विषय है कलबुर्गी साहब की हत्या के साथ ये कि क्या हम वाकई इंटॉलरेंट हो गए, असहनशील हो गए, और ये जो असहनशीलता हमारे समाज में बढ़ रही है इसके कारक क्या हैं, कारण क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे समाज को एक तरह से इसमें लपेटना कि हम सब जी। समाज के लेवल पे, ये भी एक तरह से जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स इस गलत तरह के आइडियोलॉजी, गलत तरह के मेथड्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये उनको एक तरह से फ्री लाइसेंस देने की बात है। हाँ, सारा समाज ही खराब है तो उसके अंदर ये भी खराब है, मैं ऐसा नहीं देखती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि एक जनरल लेवल में हमारे समाज में बहुत उन्नति भी हुई है। हमारे समाज में रैशनलिज्म भी बढ़ा है, एजुकेशन बढ़ा है, और एजुकेशन के साथ साथ सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, जो अवेयरनेस आई है लोगों का बहुत ब्रॉड तरीके से देखने की। मैं तो अपने स्टूडेंट्स में जो देखती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि एक तरह से कि समाज में इंटॉलरेंस बढ़ रही है तो उसी का एक रिफ्लेक्शन, नेसेसरी रिफ्लेक्शन है। मुझे बल्कि ये लगता है कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं या इस तरह की बात की जाती है तो हम उसको जितना रेजिस्ट करना है वो हम नहीं करते हैं। और सबसे मैं कहूँगी कि हमारी जो राजनीतिक जो फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं, नेशनल लेवल की जो पार्टी हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि इसमें वो पहल करें, इन चीज़ों को कंडेम करें, प्रोटेस्ट करें, हम लोगों को एक तरह से लीडरशिप दें। ये नहीं कि कोई हमारे लीडर है वो कह देते हैं कि बॉयज विल बी बॉयज, कोई हमारे लीडर हैं वो ये कह दे कि गुस्सा तो आ ही जा। तो फिर इसको हम जो गौहर भाई ने बिल्कुल कहा और जॉन दयाल ने भी कि इसको हम टेररिज्म कह के कंडेम क्यों नहीं करते हैं। देखिए, हमने टॉक्स तोड़ दिए पाकिस्तान के साथ, इसके हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करेंगे। ये टेरर नहीं है। सुबह किसी के घर में, एक अनार्म्ड आदमी के घर में पहुंच के, ऊपर से वो टीचर, एक स्कॉलर, उसको आप ऐसे शूट कर देते हो। किसी के धर्म को आप गाली दें, किसी के देवी देवता को आप गाली दें, किसी के विश्वास पर प्रहार करें, ये टेररिज्म नहीं है क्या? इसका विरोध नहीं होना चाहिए क्या? जी, इसका भी विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध के तरीके से विरोध होना चाहिए, हत्या उसका जवाब नहीं है। मधुकर उपाध्याय साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये असहनशीलता बढ़ गई है, ये इंटॉलरेंस बढ़ गया है, इसका कारण आपकी नज़र में क्या है? क्यों हाल के वर्षों में ये घटनाएं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही हैं? देखिए, इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि इसमें लोगों को अपने अपने राजनीतिक लाभ या उसके राजनीतिक अंश उसमें कहाँ से उनको फायदा हो सकता है ये नजर आता है। आप एक चीज देख लीजिए कि इसमें 2-3 जो हत्याएं हुई हैं उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में हुई है और 2 कांग्रेस शासित राज्य में हुई हैं। दोनों जगह मृदुला जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दोनों बड़ी सियासी जमातों ने इसका विरोध उस तरह नहीं किया जैसे इसका विरोध होना चाहिए था। यानी दोष वहां है, उनके पास भी जाता है क्योंकि लीडरशिप उनके पास है, वो नेतृत्व कर रहे हैं इन राज्यों का। और दूसरी बात ये कि ये जो बार बार कहते हैं कि गुस्सा आ जाता है और कोई गुस्सा किसी को आ ही जाएगा, आप उसके बारे में बोलेंगे तो एक बार गुस्सा आ गया तो बाबरी मस्जिद टूट गई, एक बार गुस्सा आ गया तो गांधी मर गए, एक बार गुस्सा आया तो पानसरे चले गए, और उसके बाद गुस्सा आया तो दाभोलकर पहले ही जा चुके थे, और फिर गुस्सा आ गया तो कलबुर्गी चले गए। तो मतलब कब गुस्सा आएगा और कब कौन चला जाएगा कैसे पता चलेगा भाई? आप देखिए, आप गलत बोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद तो था ही नहीं जी, वो तो भगवान। अच्छा मुन्ना जी, आप उस पर बहस मत करिए। मुन्ना जी ऐसा है, आप दूसरे को सुनने की भी जरा रखिए। जब आप बोल रहे थे तो दूसरे लोग भी सुन रहे थे, इसलिए फिर मेहरबानी करके सुनने का भी आप धैर्य रखिए। जॉन दयाल साहब, आखिर इस मसले का हल क्या है? हम ये इसी तरह से घटनाएं होती रहेंगी, उनकी निंदा करते रहेंगे, कुछ सामाजिक संगठन आएंगे वो आकर के इसकी निंदा कर लेंगे, राजनीतिक दल अभी भी खामोश रहेंगे, और सिविल सोसाइटी, पूरा देश एक तरह से खामोश तमाशाई बना हुआ है, इसको देखता रहेगा? नहीं, माफ कीजिएगा, खामोश तमाशाई नहीं है। सिविल सोसाइटी आज बहुत प्रेशर में है, बहुत डरी हुई है जी। उसके ऊपर इतने अंकुश है। आपको पता नहीं है कि गुजरात में आजकल सोशल मीडिया बंद है एक तरीके से जी। बाकी जगह सिविल सोसाइटी को चू करने की जाती है, जैसे यहाँ पे धरपकड़ाई हो जाती है, अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। मेरा विचार है ये सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले तो पुलिस को कतई कड़ी से कड़ी फौरन एग्जेम्पलरी एक्शन लेना चाहिए, पकड़ के बंद करो पहले तो जी, उसके सिविल अधिकार बचाते हुए। दूसरी बात है, सरकार को इसके ऊपर जो
लॉज बन रहे हैं, एक तो एक्सपीडाइट करना चाहिए ये जो रिफॉर्म। लेकिन उसके लिए तो पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है ना। उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल विल यूं छितर-बितर हो गया है क्योंकि रिलीजियस नेशनलिज्म जी आजकल मेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। जी उसके बिना ये साहब भी वही कहे जा रहे हैं, इस देश का एक ही धर्म है, इस देश का नहीं है इसका धर्म, मेरा धर्म भी इस देश का धर्म है, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, यही पैदा हुआ हूँ। अपने धर्म के बारे में शायद मैं जुबान से आपके धर्म को गाली देता, क्या मेरा हक नहीं है कि मैं अपने बिशप से कह सकूं ये आप गलत कर रहे हैं, इसको ठीक कीजिए? क्या मैं अपने लोगों से ना कह सकूं कि हम 21वीं सदी में हैं? ये कहां से हुआ कि ये तो भारत की सभ्यता है, ये ट्रेडिशन, ये हिस्ट्री है कि रिफॉर्म मूवमेंट्स चलते रहते हैं, रैशनलिज्म चलता रहता है। भारतवर्ष विश्व का बहुत ही अधिक रैशनलिस्ट कंट्री है। जी जी गौरव साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। जी मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि 1958 में पार्लियामेंट ने एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट पास किया जिसे हम साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जी उस डॉक्यूमेंट का एक भी कोई एमपी नहीं था पार्लियामेंट के अंदर जिसने विरोध किया हो, किसी एक लफ्ज का विरोध नहीं किया, और बहुत सख्त डॉक्यूमेंट है वो जी। जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ढांचा खड़ा किया गया। हमने ये बाद में प्रण लिया कि हम अपने देश को साइंटिफिक टेम्पर वाला देश बनाना चाहेंगे, जी यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ले जाएंगे देश को। एक वो दौर है और एक आज का दौर है जब दाभोलकर हों, पंसारे हों या कलबुर्गी साहब हों, इनको असेंबली में एक बिल पेश करने के नाम के ऊपर इनका कत्ल कर दिया जाता है। ये है जो बदलाव इस बीच में आया है। और मैं ये बात नहीं मानता कि सारा देश जो है वो हर बच्चा यहाँ का इंटॉलरेंट हो गया है, टॉलरेंस बढ़ी है, लेकिन जो इनटॉलरेंट हैं वो कहीं ज्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं इसलिए कि उनके हाथ से पावर स्ट्रक्चर निकलता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात एक छोटी सी जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि दो बच्चियों को तो आपने पकड़ के बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ ट्वीट किया था। यहाँ इस आदमी की अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई है जिसका नाम भूवती शेट्टी है, जो इतनी गलीज जबान में धमकियां दे रहा है पूरे देश के उन लोगों को जो साइंटिफिकली टेम्पर्ड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की बहुत कमी है। गौरव साहब आपका बहुत शुक्रिया, जॉन दयाल साहब, मधुकर उपाध्याय साहब और प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, मुन्ना कुमार शर्मा साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हमारे मेहमानों का ये मानना है कि देश में जहाँ असहनशीलता और असहिष्णुता बढ़ रही है उसके पीछे एक कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का ना होना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि प्रमुख राजनीतिक दलों को कम से कम आगे आना होगा, तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।